हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में हमने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन तक कवर किया था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लैमरकिसन स्पेशिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। ओके, डार्विन एक फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने दुनिया भर के प्लांट्स और एनिमल्स का स्टडी किया और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये डार्विन कौन थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया और एक थ्योरी दी, उसे बोला गया है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, और ये जो है डार्विन ने कुछ बातें अपनी जो बुक थी उसमें बताई है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, अब देखो डार्विन ने अपनी फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया है कि सभी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वर्क कैसे करती है इसके बारे में डार्विन ने बताया है। क्या बताया है? ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। पर अब रिसोर्सेस जैसे कि वाटर, फूड और शेल्टर ये लिमिटेड होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म के बीच सर्वाइवल के लिए कंपटीशन होता है। क्या बोला है? ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, अब बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे, पर जो रिसोर्सेस है जैसे कि फूड, वाटर और शेल्टर वो लिमिटेड है, इसलिए ऑर्गेनिज्म के बीच सर्वाइवल के लिए कंपटीशन होता है। अब सवाल आता है कौन सर्वाइव करेगा? बहुत सारे रिप्रोडक्शन के बाद ऑफस्प्रिंग्स हो गए, पर अब इसमें से सर्वाइव कौन करेगा? अब इसका आंसर ये है कि जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेटर एडेप्टेड होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अडेप्ट हो गए एनवायरनमेंट को वही क्या हो जाएंगे? सर्वाइव हो जाएंगे। इसी कंसेप्ट को डार्विन ने बोला है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसी कंसेप्ट को क्या बोला है डार्विन ने? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट है वही बचेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। ध्यान रहे डार्विन की थ्योरी बहुत फेमस हुई, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए। अब जैसे ही कोई काम करता है तो उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्शन आता ही है। तो इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन आए थे वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्शंस टू डार्विन्स थ्योरी। इवोल्यूशन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होता। इवोल्यूशन कैसा है? ये नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होता। दूसरा ऑब्जेक्शन था यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ये जो डार्विन्स थ्योरी थी उसमें यूजफुल और यूजलेस जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। और थर्ड ऑब्जेक्शन था देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस। ये जो स्लो एंड सडन चेंजेस है उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। फिर भी डार्विन का कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक बात कौन सी याद रखनी है? ये जो डार्विन थे उन्होंने क्या किया? एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और एक थ्योरी दी, उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ओके, उसको ही उसने क्या बोला गया है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कौन से बुक में ये सब बताया गया है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। इसमें क्या बताया था? नेचुरल सिलेक्शन कैसे वर्क करता है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, इसके वजह से उनका नंबर बढ़ेगा और उनके लिए जो रिसोर्सेस होंगे जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इसका रिसोर्सेस कम हो जाएगा। अब सबको तो सब नहीं मिल सकता, तो एनवायरनमेंट को जो अडेप्ट करेगा, एनवायरनमेंट के अनुसार जो एडजस्ट होगा वही क्या होगा? सर्वाइव करेगा। और इसी को बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, 3 ऑब्जेक्शन उसके ऊपर उठाए थे।
पहला ऑब्जेक्शन था नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसा नहीं है, ये एक अकेला फैक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, उन्होंने यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस, ये जो स्लो एंड सडन चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। ओके, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन means survival of fittest explains how organism evolve through competition, natural selection and reproduction। जो डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन मीन्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसमें क्या बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व होता है कंपटीशन, नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्शन से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, लैमर्किज्म। अब बात करते हैं जीन लैंडमार्क की। लैमर्क ने कहा कि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स का यूज या डिसयूज इवोल्यूशन का रीजन है। क्या बोला उन्होंने कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स का यूज या तो डिसयूज इवोल्यूशन का रीजन है। इससे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसे क्या बोला गया है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज होता है वही डेवलप होता है। क्या बोला है ये प्रिंसिपल में? क्या बोला गया है? जिस ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा यूज होगा वही डेवलप्ड होता है। जिस ऑर्गन का यूज नहीं होता वो वीक या डिसअपियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिराफ का एग्जाम्पल देख लो। जिराफ की नेक लंबी होती गई क्योंकि वो जनरेशन्स तक उनके पेड़ों के पत्ते खाने के लिए नेक स्ट्रेच करता रहा। जिराफ की नेक स्ट्रेच क्यों होती गई? क्योंकि वो जनरेशन तक क्या कर रहा था, उसकी जो नेक थी, गर्दन थी, उसको स्ट्रेच करता था ताकि लंबे लंबे पत्ते खा सके। तो इसकी वजह से क्या हो गई, उसने नेक का यूज किया उसके, और इसकी वजह से क्या हो गई, ये जो नेक थी वो कैसे हो गई, लॉन्गर हो गई। ये हो गया यूज, इसने यूज किया तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ओके, अब देखो और एक एग्जांपल है, आयरन स्मिथ के शोल्डर स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो रोज हैमर यूज करता है। अब देखो ये जो लोहार होता है उसको आयरन स्मिथ बोला गया है, तो वो उसके शोल्डर्स को बहुत यूज करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हैमर मार मार के उसका एक शोल्डर यूज होता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और एक एग्जाम्पल है, अब देखो डक जो है और स्वैन, वो अपने वेब्ड फीट को स्विमिंग के लिए यूजफुल, स्विम करते करते उसके जो फिट थे वो वेब्ड हो गए और स्विमिंग के लिए यूजफुल बन गए। अब स्नेक्स जो थे उनको पहले लेग्स हुआ करते थे पर वो बोरोइंग मतलब बिल में जाते थे, तो इसकी वजह से क्या हो गया, उनको तकलीफ होती थी तो उन्होंने अपने लेग्स खो दिए। ये हो गया सारा डेवलपमेंट का। अब देखो डिसयूज लीड्स टू डीजनरेशन। अब देखो फ्रिक्वेंट यूज मेक्स मसल स्ट्रांग, अगर हमने मसल्स का फ्रिक्वेंटली यूज किया तो मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, पर अगर हमने यूज ही नहीं किया तो क्या हो जाएंगे, मसल वीक हो जाएंगे और श्रिंक होते जाएंगे। ये होगा एग्जाम्पल डिसयूज का, ठीक है। ये और जो स्नेक वाला एग्जाम्पल है, ऐसे दो एग्जाम्पल्स हो गए डिसयूज का। ओके, लैमर्क ने कहा कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस थ्योरी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। इसी वजह से लैमर्क की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ओके,
लैमर्स की थ्योरी को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? लैमर्स ने क्या बताया था, ये जो एक्वायर कैरेक्टर्स थे, ये जो कैरेक्टर्स थे, ये क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। उसे ही उसने क्या बोला, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेकिन बाद में स्टडी हुई तो उससे पता चला कि ये जो कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। तो इसीलिए ये जो लैमर की जो थ्योरी थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल्स बताए हैं। ये जो जिराफ है इसकी नेक लंबी हो गई, आयरन स्मिथ का ये जो शोल्डर वो स्ट्रांग होता गया है। अब देखो ये जो ऑस्ट्रिच और एमू जो है उन्होंने अपने विंग्स का यूज नहीं किया, तो इसकी वजह से ये वीक हो गए और इसका कोई भी यूज नहीं रहा। स्वैन और डक इन्होंने क्या किया, अपने जो पैर थे वो स्विमिंग के लिए यूज कर लिए गए, तो ये यूज में आ गए। स्नेक्स के लेग्स जो है वो बुरोइंग हैबिट की वजह से वो मॉडिफाई हो गए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, स्पेसिएशन। अब समझते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन। स्पेसीज उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो नेचुरल रिप्रोडक्शन से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पेसीज उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो नेचुरल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, फर्टाइल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोला जाता है स्पीसीज। ओके, न्यू स्पीसीज बनने के रीजन। अब न्यू स्पीसीज कैसी बनेंगी उसके कुछ रीजन्स है, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, आइसोलेशन एंड जियोग्राफिकल चेंजेस। जब ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं और उनमें चेंजेस अक्यूमुलेट हो रहते हैं, तब धीरे धीरे नई स्पीसीज डेवलप्ड हो सकती है। ओके, ये था स्पेसिएशन के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना, न्यू स्पीसीज का एनिमल्स या तो प्लांट्स की न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना, ये क्या है, इवोल्यूशन का इफेक्ट है। ओके, when population of the same species become different and cannot interbreed, they form new species. This process is called speciation. जब पॉपुलेशन सेम स्पीसीज की थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और वो इंटरब्रीड नहीं कर पाती, तो उससे नए स्पीसीज फॉर्म होती है, उसे बोला गया है स्पेसिएशन। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ह्यूमन इवोल्यूशन। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, ह्यूमन इवोल्यूशन। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज भी बायोडाइवर्सिटी सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई है। ठीक है, अब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। देखो, अब ये जो ह्यूमन इवोल्यूशन की जर्नी है वो कैसे चली। लगभग 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ है, डायनासोर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद लेमुर जैसे एंसेस्टर्स से मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए। लगभग 4 करोड़ साल पहले उनकी टेल डिसअपेयर हो गई। देखो अभी यहाँ पे इनकी टेल क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई 4 करोड़ साल पहले। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया और हैंड्स ज़्यादा डेवलप्ड हो गए। कुछ एप लाइक एनिमल्स एशिया में मूव हो गए और गिब्बन और ओरगुटन विकसित हुए। ओके, जो जानवर अफ्रीका में रहे उनको लगभग 2.5
करोड़ वर्ष पहले गोरिल्ला और चिंपैंजी विकसित हुए। ओके, क्या देखा हमने अब तक? देखो, ध्यान से सुनना। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर पृथ्वी से समाप्त हो गए। ओके, उस समय कुछ छोटे बंदर और जीव मौजूद थे जिनको पूर्वज आज भी लीमर जैसे थे। ओके, उसके बाद बंदर जैसे जीव का विकास हुआ। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले इन जीवों की धीरे धीरे जो टेल थी वो गायब हो गई और जो उनका ब्रेन था वो बड़ा होने लगा और हाथ का बहुत ज्यादा वो उपयोग करने लगे। इससे क्या विकसित हुए? एप्स विकसित हुए। उसके बाद कुछ वानर जो थे वो दक्षिण और उत्तर पूर्व एशिया पहुंचे और उनसे गिब्बन और ओरंगुटान विकसित हुए। ओके, उसके बाद जो वानर अफ्रीका में रह गए उनको लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले गोरिल्ला और चिंपैंजी विकसित हुए। लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले जंगल कम होने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। कुछ वानर जमीन पर रहने लगे। उस टाइम पे उनके शरीर में कुछ बदलाव हुए, जैसे वो सीधे खड़े रहने लगे, उनके हाथ दूसरे कामों के लिए मुक्त हो गए, वो भोजन पकड़ने और वस्तुएं उठाने लगे। इस प्रकार से पहला मानव जैसा जीव विकसित हुआ। ओके, अब देखो, उसके बाद रामापिथेकस मानव जैसे जीव का सबसे पहला प्रमाण रामापिथेकस नामक वानर का मिलता है। इसके जीवाश्म उत्तर भारत और पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। उसके बाद लगभग 40 वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका में अधिक बुद्धिमान मानव जैसे जीव विकसित हुए, उसे बोला गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद लगभग 20 लाख साल पहले ऐसे जीव विकसित हुए जिनका शरीर आधुनिक मनुष्य जैसा दिखने लगा। इन्हें होमो समूह का सदस्य माना जाता है। उसके बाद लगभग 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस विकसित हुआ। यह एशिया के चीन और इंडोनेशिया में रहते थे। उसके बाद जो समय आया वो समय में मानव ने ब्रेन और डेवलपमेंट कर लिया था। लगभग 1 लाख वर्ष पहले उन्होंने आँख की खोज कर ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया? आँख की खोज कर ली। उसके बाद लगभग 50,000 वर्ष पहले मानव का ब्रेन जो था वो काफी विकसित हो चुका था। इस बुद्धिमान मानव को होमो सेपियंस या वाइज मैन कहा गया। उसके बाद निएंडरथल मानव को बुद्धिमान मानव का पहला उदाहरण माना जाता है। ओके, ये याद रखना है। निएंडरथल मानव को बुद्धिमान मानव का पहला उदाहरण माना जाता है। उसके बाद लगभग 50,000 वर्ष पहले क्रो मैग्नन मानव विकसित हुआ। इसके बाद मानव का विकास पहले की तुलना में तेज हो गया, जैसे कि खेती और सभ्यता। लगभग 10,000 पहले मनुष्य ने खेती की, पशुपालन किया, गांव और शहर में बसने लगा। लगभग 5,000 वर्ष पहले मनुष्य ने लिखना सीखा और इतिहास लिखे जाने की शुरुआत हुई। लगभग 400 वर्ष पहले आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ। लगभग 200 वर्ष पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी की शुरुआत हुई। आज का मानव करोड़ों वर्ष के विकास का परिणाम है। अब इसको याद रखना है। इसको फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर धीरे धीरे ऐसे बने, डायनासोर्स डिसअपेयर हो गए और लीमर जैसे पूर्वज बने। उसके बाद बंदर जैसे जीवों का विकसित हुआ। ये टाइम पे क्या हो गया? पूंछ गायब हो गई,
अपना हाथ ज़्यादा उपयोगी बन गया, उनका जो ब्रेन था उसका साइज बढ़ा और एप्स आया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो ये थे एप्स थे वो एशिया चले गए, उनको बोला गया गिब्बन और गुटन, और कुछ थे वो अफ्रीका में ही रह गए, उसे बोला गया गोरिल्ला और चिंपांजी। अब जंगल कम हुए, घास के मैदान बढ़े, तो कुछ वानर जमीन पर रहने लगे, सीधे सीधे खड़े होने लगे, अपने हाथ का यूज करने लगे, और इसी से क्या हुआ, पहला मानव जैसा जीव विकसित हुआ। उसके बाद जो था उत्तर भारत और पूर्व अफ्रीका में जो मानव था उसे बोला गया रामापिथेकस। उसके बाद आया पिक्चर में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो, और उसके बाद होमो इरेक्टस। उसके बाद आँख की खोज की गई। उसके बाद बुद्धिमान मानव हुआ, उसको बोला गया है निएंडरथल मानव। उसके बाद क्रो मैग्नो मानव, होमोसेपियंस। उसके बाद उन्होंने खेती करना चालू कर दिया, 5000 साल पहले उन्होंने लिखने के लिए चालू कर दिया, इतिहास लिखने की शुरुआत की, आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई, और उसके बाद जो आज हम देख रहे हैं वो है मॉडर्न ह्यूमन। ओके, तो बस यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर किसी को डाउट है तो डू कमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।